हाय क्लास, आज हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक विच इज सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो आपको याद है 10th क्लास में आपने एक चैप्टर सॉल्व किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ओके, तो उसमें आपने क्या किया था, आपने कुछ मेथड किए थे जिस मेथड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई और एनीथिंग लाइक एक्स वाई वाई जेड, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्टेड विद द सेम थिंग, है ना। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा जिससे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जो चैप्टर अभी जो टॉपिक अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं उस टॉपिक को मैं उससे रिलेट करूँगा। तो होगा क्या, अगर मैं उससे रिलेट करूँगा तो उससे इसको समझना ज़्यादा ईजी है ना। तो देखो ध्यान से, तो वहाँ पर आपके पास में क्या था, आपके पास दो इक्वेशन थी जिनके यूनिक, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन काइंड ऑफ आते थे। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है, तो इसलिए उसको रिलेट करना ज़्यादा ईजी है। चलो कैसे, देखो मान लो मेरे पास में एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ऐसे दो इक्वेशंस है मेरे पास में। अब जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो व्हाट आई विल गेट यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन तीनों में से कुछ एक आता है। अच्छा, उस टाइम पे हमारे पास में टेस्टिंग कैसा होता करता कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग इनके कोफिशिएंट चेक करके फिगर आउट कर लेते थे दैट इधर इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो द मेथड वाज a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. If this is not equals to a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, whether it is equal to c1 upon c2 or not, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये रेशियो अगर इक्वल नहीं है, इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। a1 upon a2 b1 upon b2 equals to c1 upon c2। अगर ये तीनों ही इक्वल है, तो इट्स अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वेरी वेल नोन। ठीक है, अच्छा, तो ये जो रिलेशन है इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मैं इसी रिलेशन को यूज करके अभी एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, उस इक्वेशन को, या तीनों के अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं। चलो 3 इक्वेशंस बनाता हूँ, तीनों के डिफरेंट है ना। इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाय द डिटरमिनेंट मेथड। अच्छा, अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखो मान लो मैंने इन दोनों को, ये दोनों के रेशियो नॉट इक्वल होंगे ना, तो इसके लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/3, दे आर नॉट मैचिंग। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, दैट मीन इट्स अ इक्वेशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन का पार्ट है ये। अच्छा, अब इधर आते हैं अपन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। सो आई राइट 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये रेशियो मैच करे चाहे नहीं करे, डजंट मैटर। ठीक है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। इधर आते हैं अपन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर ये तीनों रेशियोज मैच करने चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट एज 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने किया क्या, मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई विल गेट 2x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 8। ऐसा क्यों, 1/2 रेशियो सेम होने के लिए इन तीनों का कोफिशिएंट सेम आना चाहिए। मतलब एक ऐसा कोफिशिएंट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर एक ऐसा मल्टीपल होना चाहिए, या फिर यहाँ पर एक ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन आ जाए। यहाँ पर एक्चुअली गाइस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आने का रीज़न ही यही है। मान लो आप लोगों ने 9th क्लास में भी सॉल्व किया होगा, चैप्टर 4 के अंदर है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एक इक्वेशन है ना। एग्जाम्पल, आपके पास ये एक ही इक्वेशन है सिर्फ, अब आपको इससे सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफ बनाना है। आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। रीज़न बीइंग इज, आप y को ट्रांसफर कर दो, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, आप y की वैल्यूज प्लेस करते जाओ, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। कितनी, इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ प्लेस करो, यू विल गेट द इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास में एक ही इक्वेशन है ना, एक ही इक्वेशन है, जिसकी वजह से हमारे पास में y की इनफाइनाइट वैल्यूज हम प्लेस कर सकते हैं और x की इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है ना। यहाँ पर दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। अगर कॉमन सॉल्यूशन होता तो हमारे पास में एक यूनिक सॉल्यूशन आता इन दिस वे। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इट हैज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड द नेक्स्ट वन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, द सेम इक्वेशन। तो हमारे पास में देखने को दो इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों सेम इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, और एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व आउट नहीं हो सकते स्पेसिफिकली, सो दैट्स वाई हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक सॉल्यूशन कोई सॉल्व हो ही नहीं सकता है एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स के लिए। अच्छा, अब यूनिक सॉल्यूशन कैसे आता है, नो सॉल्यूशन कैसे आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे आता है, ये आपको दिख गया इक्वेशंस के अंदर। अच्छा, अब ये जो है ना, ये पैरेलल लाइंस बनाता है, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ एन नो सॉल्यूशन। क्यों? पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। रीज़न बीइंग ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं, अगर आप x और x की वैल्यूज प्लेस करो, आप y की वैल्यूज प्लेस करो, तो इन दोनों के जो कोफिशिएंट हैं यहाँ पर, इस तरह समझाता हूँ, चलो, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आपके पास वेरिएबल मिला जिसकी वैल्यूज आप निकाल पाओ, है ना। इन दोनों से भी 0, इन दोनों से भी 0 इज इक्वल्स टू 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता, सो दैट मीन्स 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट शोइंग एनी सोल्यूशन, है ना। ये सोल्यूशन, ये किसी ये जो इक्वेशंस हैं, ये दोनों का भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं दे रहे हैं आपको। अगर कॉमन पॉइंट होता तो इन दोनों का कोई ना कोई सोल्यूशन होता। अगर कॉमन पॉइंट नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये दोनों कभी भी एक पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं, और दोनों एक पॉइंट से तभी पास करते हैं जब इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, ध्यान से देखो गाइस, अगर मैं आपको ऐसे लिखूँ, जैसे मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था ना, आपको यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन तो बन सकती है ना, ग्राफ तो प्लॉट हो सकता है इसका। सिमिलरली 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 का भी ग्राफ प्लॉट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको x प्लस वाई 2 को डिवाइड कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बन सकता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 का ग्राफ क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। इन दोनों का ग्राफ बन सकता है, दोनों की इंडिविजुअल लाइन हो सकती है, लेकिन वो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो पार्ट था अपना यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का। अच्छा, अब इन्हीं को यूज करके मैं डिटरमिनेंट बनाता हूँ इनके। कैसे? देखो, जब भी आपके पास में अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट देम टू द डिटरमिनेंट। देखो, मैं अगर इसका डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो हम डिटरमिनेंट किसका बनाते हैं? हम डिटरमिनेंट बनाते हैं इनके कोफिशिएंट्स का, है ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है 1 2 1 3 1 2 1 3। अगर आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, किसी भी चांस में 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 0? देखो, अगर आपको याद हो तो डिटरमिनेंट जितना हमने सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू दैट, ये 0 कब होगा? जब आप किसी भी तरीके से इसके कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम इक्वल कर दो। क्या पॉसिबल है? आप इसको इन दोनों के इक्वल कर सकते हो, या इन दोनों के इक्वल कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। आप ट्राई करके देख लेना, ये कभी भी रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। जिस केस में 0 होता है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा चांसेस होता है जहाँ पर आप रोज और कॉलम, किसी भी एक रो को, कोई भी दो रो को, या कोई भी दो कॉलम्स को आप आइडेंटिकल बना सकते हो, तभी वो 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ऐसा सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर डिटरमिनेंट में आपको 100% मिलेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर अपने पास में इट इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही कोफिशिएंट, ध्यान से सुनना, जैसे ही कोफिशिएंट्स का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, कोई भी कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट है, ये कोफिशिएंट निकाले आपने इसके, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो चाहे 3 वेरिएबल में हो, है ना। आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट टू दिस वन। ये 2 वेरिएबल का है, अगर आप इसको कोफिशिएंट, ये डिटरमिनेंट निकालोगे कोफिशिएंट का, उसका आंसर अगर नॉट इक्वल्स टू 0 दिख रहा है आपको, ये तो दिख रहा है मुझे, है ना। अगर आप सॉल्व करके देखते हो और आपको पता चलता है इट हैज़ नो सोल्यूशन, आई एम सॉरी, इट हैज़ द वैल्यूज विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है वैल्यूज में, ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन ओनली ये यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है। सेकंड केस में आते हैं, जब अपने पास यहाँ पर आता है सेकंड वाले केस के अंदर, देखो ध्यान से, मैं इसकी वैल्यूज ही बनाता हूँ, इसका कोफिशिएंट डिटरमिनेंट का बनाता हूँ, तो 1 2 1 2 साफ दिख रहा है ना, आइडेंटिकल है, तो ये तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैं इन वेरिएबल्स का डिटरमिनेंट निकालूँ तो वेरिएबल का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं देखना। अगर मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, इसको डिटरमिनेंट को हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जिसको डेल्टा बोलते हैं, तो अगर मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ, इफ इट इज ओनली डेल्टा, दैट मीन्स इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ, आई एम सॉरी, इट्स अ डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट,
ठीक है। और अगर मैं ये डेल्टा किसी एक वेरिएबल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स इट इज़ अ डिटरमिनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल का डिटरमिनेंट हम फिगर आउट कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ x निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम x की प्लेस पे ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लेस कर देते हैं। सो 4 7 x के ऑप्शन की प्लेस पे 4 और 7 रख देंगे एंड द रिमेनिंग इज 1 और 2। 4 7 1 2, समझ गए। अच्छा, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, 4 7 1 2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये 0 आंसर दे रहा है? वंस अगेन गाइस, कैन बी प्रोड्यूस एन आइडेंटिकल कॉलम और रो? नहीं कर सकते ना। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते तो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेम ऐसा ही y के साथ भी है, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पर भी 1 2 ही होगा ना। और जब मैं ये y के लिए बनाऊंगा तो यहाँ 4 7 आ जाएगा, y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेगा ना ये। अब जब y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेगा, स्टिल वी कैन नॉट मेक इट इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों केसेस में वेरिएबल का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनना, कौन सा डिटरमिनेंट 0 आ रहा है? कोएफिशिएंट का। वेरिएबल्स के डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहे हैं। किस में आ रहा है ये? नो सॉल्यूशन के अंदर, समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट बाइनरी सॉल्यूशन का। तो इनफाइनाइट बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या है, वही मैं डिटरमिनेंट बना रहा हूँ किसका? कोएफिशिएंट का। कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाता हूँ तो इट इज़ 1 2 1 2 1 2 1 2। साफ दिख रहा है 0 आ रहा है, इतनी देर से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं और मैं फिगर आउट करता हूं डिटरमिनेंट ऑफ x, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल बाय दिस वन 4 8। क्या हम आइडेंटिकल बना सकते हैं? हाँ, कॉलम में से 4 ले लो तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 लेके बाहर ले गया मैं, आइडेंटिकल बन गया। 0 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके वो भी 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। यही अगर मैं रिप्लेस करूं किस पे? डिटरमिनेंट ऑफ y पे, तो 1 2 तो यही है, यहाँ पर 4 8 आ जाएगा। स्टिल विल टेक द 4 कॉमन, इट बिकम्स 1 2 1 2 वंस अगेन आइडेंटिकल एंड द आंसर इज 0। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो वेरिएबल के जो डिटरमिनेंट आ रहे हैं, डेल्टा v का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल, ये भी 0 आ रहे हैं, और जो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट था वो भी 0 आ रहा है। यहाँ पर क्या था? डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट तो 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट ही 0 नहीं था। आगे हमने सॉल्व ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन इक्वल्स टू 0 है तो आगे सॉल्व करने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर ये नॉन इक्वल्स टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा 100%, ठीक है। तो चलो इससे भी एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं जिससे आप इसको याद रख पाओ। देखो, इसको आप इस तरह से बना सकते हो, ये हटा देता हूँ मैं, डेल्टा इक्वल्स टू 0 या नॉन इक्वल्स टू 0, फिर डेल्टा इक्वल्स टू 0, उसके बाद फिर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, फिर नेक्स्ट डेल्टा वेरिएबल इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0। वंस अगेन डेल्टा वेरिएबल भी लगा देता हूँ मैं, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अपन वही जो हर बार करते थे, देखो यहाँ पर क्या करते थे अपन, अगर ये दोनों इक्वल है ना, अगर ये फर्स्ट पे कट हो गया, सेकंड पे कट हो गया, है ना, करते थे ना ऐसे ही, तो सेम ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे। अगर ये फर्स्ट पे ही कट हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन, ये सेकंड पे कट हुआ है तो नो सॉल्यूशन, और ये सेकंड पे भी कट नहीं हुआ तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दैट्स हाउ दैट UNI वर्क्स इन डिटरमिनेंट्स। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा v इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर दोनों इक्वल्स टू 0 है तो इट्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। यहां तक नोट करो एक बार, ओके। सो क्लास अब हम आते हैं 3 वेरिएबल वाले सिस्टम पे। तो 3 वेरिएबल वाले सिस्टम में इट इज अ काइंड ऑफ लाइक a1x plus b1y plus c1 z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2 z is equals to d2, I'm sorry, a3x plus b3y plus c3 z equals to d3। तो अपने पास ये 3 इक्वेशंस हैं। अब इन 3 इक्वेशंस में अपन क्या करेंगे? सॉल्यूशन में अपन वही करेंगे जैसे अपन अभी तक सॉल्व करते आए थे। तो अपन को फिगर आउट करना है सबसे पहले तो दैट इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन अभी आगे सॉल्व करेंगे, क्रैमर्स रूल आएगा अभी तो उससे निकालेंगे अपन सॉल्यूशन, है ना। उससे पहले बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन है किस में, है ना। निकालोगे तब जब पता होगा कि सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? वंस अगेन गाइस, मेथड इज ऑन द बोर्ड। तो आपको यही दो चीज़ें चेक करनी है, ये और ये, ठीक है।
डिटरमिनेंट जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल जीरो है। अगर ये दोनों चीज़ें आपने चेक कर ली, यू विल बी एबल टू फिगर आउट दैट इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट बनेगा वो डेफिनेटली 3x3 का बनेगा, क्योंकि आपके पास में 3 वेरिएबल है। तो इट इज A1 B1 B1 और C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ डिटरमिनेंट। और व्हेन इट कम्स टू डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल, सो डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ y, डिटरमिनेंट ऑफ z। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ x इज x की प्लेस पे, x की कोएफिशिएंट की प्लेस पे d1 d2 d3, तो d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डिटरमिनेंट ऑफ y इज सेम, d1 d2 d3, I'm sorry guys, it is a1 a2 a3, over here it is d1 d2 d3, क्योंकि हम y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे ना d से। अच्छा, अब मैं यही डेल्टा z अगर बना लूँ तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, वंस अगेन यूनिक सॉल्यूशन है तो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो हम सॉल्यूशन सॉल्व करते कैसे हैं, है ना, वो भी चलो अभी करते हैं डिस्कस। फिर अगर ये नो सॉल्यूशन है तो ये दोनों, ये वाला तो पूरा जीरो होगा लेकिन ये नॉन जीरो होंगे, है ना। समझ में आ गया कैसे? अभी अपन ने देखा था 2x2 में, तो अब 3x3 में भी कोई सा भी, अभी अपन चलो क्वेश्चन भी कर लेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा तो वंस अगेन लास्ट में जो भी वैल्यूज होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगी वो डेफिनेटली एक पेयर का ही फॉर्म होगा। तो यहाँ से अपन इन तीनों का रेशियोज निकालेंगे, देन विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा होता है तो हमारे पास में इस टाइप से हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो सॉल्यूशन का टाइप फिगर आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे थ्रू क्रैमर्स रूल। अच्छा, अब क्रैमर्स रूल क्या है, देखो बहुत सिंपल सा है, मैं याद दिलाता हूँ आपको वही 10th क्लास के सेम मेथड की, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, x y एंड 1, है ना। यहाँ पे क्या करते थे, x के अपॉन में, y के अपॉन में और कांस्टेंट के अपॉन में। ठीक है, इनके खुद के डिटरमिनेंट होते थे जिसका अपन बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। जैसे अगर मुझे x की वैल्यूज निकालनी है तो आई नीड टू हाइड दैट वैल्यूज, हाइड में कोफिशिएंट हाइड करता था और b1 c2, ऐसे b1 b2 c1 c2 इस तरह से लिखते थे ना हम लोग, है ना। और यहाँ पर a1 a2 b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, a1 b2 माइनस a2 b1, फाइन। और उसके बाद जब मुझे x निकालना होता था मैं इसका डिटरमिनेंट यहाँ से इधर भेज देता था। ठीक है, ओके, और क्या लिखता था, डिटरमिनेंट ऑफ a, दिस वाज ओवर हियर इट इज डिटरमिनेंट ऑफ x, ये x का तो डिटरमिनेंट जो इधर आया, और ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये करना है, यहाँ पर आपके पास बस जो डिटरमिनेंट है वो 3x3 का है, सिर्फ इतना सा चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर मुझे x की वैल्यूज निकालनी है तो इट इज डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। जब भी ओनली डिटरमिनेंट है तो ये डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट है, ध्यान रखना। और जब मेरे को y निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन डिटरमिनेंट, और जब मुझे z निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ z अपॉन डिटरमिनेंट। क्लियर है, ये ग्रामर रूल है, बहुत सिंपल से है ना। चलो, तो कोई भी आपको सॉल्यूशन निकालना हो, ऐसा कब करते हैं अपन, जब यूनिक सॉल्यूशन हो, तभी तो इंडिविजुअल वैल्यू आएगी। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी गाइस, दिस इज क्रैमर्स रूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रैमर्स रूल, खत्म, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी ना अब तक। चलो, अब यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया कि अपने पास जब इस टाइप के सॉल्यूशन होंगे तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके बाद अब जो लास्ट चीज़ बची अपने पास में इसके अंदर, दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें भी बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, व्हाट इज ट्राइवल सॉल्यूशन, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कब क्या होते हैं, कब इनको पिक करते हैं, चलो बाद में देखेंगे। अभी इसको नोट करो पहले।
ओके, सो अब हम बात करते हैं गाइस होमोजीनियस इक्वेशन की। तो सामने आपके पास बोर्ड पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, कोई एक होती तो होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है और इसको होमोजीनियस ही क्यों बोलते हैं? ध्यान से देखो, होमोजीनियस का मतलब यह है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल हैं सबकी सेम ही पावर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को एज एन एग्जांपल लूं तो इट इज a1x प्लस या 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर x का वेरिएबल x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल होता, लेट्स से कोई w वेरिएबल या कोई t वेरिएबल, उसकी पावर भी अगर 1 होती तो ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो गया होता ना। समझ गए? इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के पास 100% चांसेस हैं कि ये इक्वेशन, ध्यान से सुनना, 100% चांसेस है कि ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, अब यहां पर ये वेरिएबल था नहीं था डजंट मैटर, लेकिन ये बन तो सकती है ना होमोजेनियस इक्वेशन। कोई मना नहीं कर सकता कि होमोजेनियस इक्वेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसको होमोजेनियस इक्वेशन ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर आप 1 रखोगे। अच्छा, बच्चे मेरे से ये भी बोलते हैं कई बार कि सर मैं यहाँ पर t स्क्वायर रख दूँ तो तब भी तो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 हो जाएगा, है ना, तो फिर ये होमोजेनियस कैसे रही? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस, ये होमोजेनियस इक्वेशन बन सकती है, 100% चांसेस है। नहीं बनने के भी चांसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बन सकती, है ना, होमोजेनियस इक्वेशन ही बनेगी, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। बट इफ आई वांट टू मेक इट एज अ होमोजेनियस इक्वेशन, अगर मैं इसको होमोजेनियस इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसके अलावा दूसरी इक्वेशन लूंगा जिसकी मैं भी बात कर रहा हूं, जिसको हम एक्चुअली नॉन होमोजेनियस बोलते हैं, उसके अलावा अगर मैं उसके कंपैरेटिवली इसको देखूंगा ना, तो इसके चांसेस मैक्सिमम है होमोजेनियस बनने के, उसके चांसेस तो 0 है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज टेकन एज होमोजेनियस एंड दैट वन इज नॉन होमोजेनियस। अच्छा, बताता हूं मैं कैसे इक्वेशन होती है दूसरी। वो देखो, उसमें यहां पर 0 नहीं होता। देखो कैसे, लेट्स से सेम ले रहा हूं मैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। अब यहां पर जो भी वेरिएबल होगा ना, अगर है तो यहां पर जो भी वेरिएबल होगा ना, उसकी पावर 0 के अलावा कुछ और नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की या किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो ही वो 1 हो सकता है, और यहां पर 1 के अलावा कुछ और है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को चाहूं होमोजेनियस बनाना, नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? क्योंकि इसमें ये 5 कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा, और अगर 5 इस इक्वेशन का पार्ट है तो यहां पर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 नहीं हो सकती। क्यों वेरिएबल की पावर 1 क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं वेरिएबल की पावर 1 यहां प्लेस करूंगा तो मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ना इसके अंदर, विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ द इक्वेशन, है ना, तो वो सेम इक्वेशन थोड़ी है, वो तो मॉडिफाई हो गई इक्वेशन।